हाँ बेटे, चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग जेई मेंस के। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम लोगों ने पूछा है 3 सितंबर 2020 में शिफ्ट 2। तो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, और यहाँ से हमने एक ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर दिया वेलोसिटी v नॉट से अप द इंक्लाइन प्लेन। तो ये तुम्हारा ब्लॉक है, क्वेश्चन में ऊपर जाता है, रुकता है, वापस नीचे आता है। जब वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आता है, क्वेश्चन ने बता रखा है उसकी स्पीड जो है वी नॉट से v0/2 हो जाती है। तो हमसे बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्वेश्चन में क्या बता रखा है इन्होंने, I/1000, और वी हैव टू फाइंड आई। ठीक है ना, वो इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम है, तो आई की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। और क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेना है इसने हमें बताया ही नहीं है, देखते हैं चलो जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन में ब्लॉक पहले ऊपर जा रहा है, ऊपर रिटार्ट करते करते रुकेगा। ठीक है ना, स्पीड क्या हो जाएगी 0। फिर वापस नीचे आएगा, नीचे आते आते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी वापस से v0/2। बढ़ते बढ़ते वी नॉट नहीं, v0/2 कुछ ना कुछ एनर्जी रास्ते में वेस्ट होने वाली है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं हम लोग। ठीक है ना, वैसे तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी तुम कर सकते हो इसका एफवीडी बना के, इसका एक्सेलरेशन निकाल के। जब ऊपर जा रहा है तब इसका ब्लॉक का रिटार्डेशन कितना है, जब नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, और फिर v² - u² इक्वल टू 2s अप्लाई कर दो। ठीक है ना, या फिर तुम सीधा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को मैं s एज्यूम कर लेता हूँ, और तुम एनर्जी कंजर्वेशन सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो इनिशियल स्टेट 1 टू हाईएस्ट पॉइंट, फिर हाईएस्ट पॉइंट टू फिर से लोएस्ट पॉइंट। ठीक है ना, तो दोनों से ही कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट मैं तुम्हें रियलाइज कराता हूँ, v² - u² इक्वल टू 2as कुछ और नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो है। नहीं समझे, v² - u² इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को अगर मैं हाफ m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2as। क्या बन जाएगा, ma इंटू s। नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा क्या हो गया, वर्क डन, और ये क्या हो गया तुम्हारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मेरी बात समझ रहे हो, v² - u² इक्वल टू 2as कुछ और नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगा रखी है व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। v² - u² इक्वल टू 2as कुछ और नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। ठीक है ना, जो हमने अप्लाई कर रखी है व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन में। ठीक है ना, कह रहा भैया तुम्हारा ब्लॉक अप द इंक्लाइन जा रहा है, तो मैं यहाँ पे अभी v² - u² इक्वल टू 2as से कर दूं, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम से कर दूं, बात सेम ही रहने वाली है, इक्वेशंस हमारी सेम ही बनने वाली हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलो मैं तुम्हारे सामने v² - u² इक्वल टू 2s लगाता हूँ। तो इनिशियली लोएस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0, इनिशियल स्पीड है तुम्हारी v0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो ऊपर जाते समय ब्लॉक क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। ठीक है, मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो रिटार्ड हो रहा है, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। डाउन द इंक्लाइन है, नेगेटिव लेंगे, तो माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो जब ब्लॉक अप द इंक्लाइन जा रहा है mg sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा भी डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा बाय m क्या बन जाएगा, g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। और कितना डिस्टेंस चला ऊपर जाते हुए, ये s अपवर्ड s गया, और अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले रखा है s। ठीक है ना, पहली इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, v0² इज इक्वल टू 2gs ब्रैकेट में हमारे पास साइन थीटा में थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस और राइट हैंड साइड पे जो माइनस था वो मैंने कैंसिल कर दिया, ये हमारे पास पहला रिलेशन आ गया। अब जब ये ब्लॉक स्लाइड करके वापस डाउन द इंक्लाइन आएगा, तो इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड v0/2। अब इस डिस्कशन में मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो फिर से v² - u² इक्वल टू 2as अप्लाई करूँ मैं, तो फाइनल स्पीड हो गई हमारी v0/2, इनिशियल स्पीड हो गई हमारी 0। एक्सेलरेशन, तो जब ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन आ रहा होगा, mg sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा होगा, फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा अपवर्ड लग रहा होगा,
तो डाउन द इंक्लाइन नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाय m। तो g sin थीटा प्लस म्यू, सॉरी mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाय m। तो m तो पूरे में से कॉमन आके कैंसिल हो गया, और अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट इज s। ठीक है, तो क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास ये पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बन रही है v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 को मैं इधर ले जाऊं तो इधर बन जाएगा 8 जी एस, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा हमारा साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30। अब क्वेश्चन में हमें इन दोनों इक्वेशन से म्यू निकालना है, और एस जो मैंने एज्यूम किया था डिस्प्लेसमेंट अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन, उसको हमें एलिमिनेट करना है। तो क्या करूं दोनों इक्वेशन को ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, या ठीक है ना, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यूज को इक्वेट कर दूं। तो जब दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो जी एस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30 इज इक्वल टू 2GS से 2GS कैंसिल, 4 बचा सिर्फ यहाँ पे, साइन 30 4 टाइम्स साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, सबको पता है, सॉल्व करके म्यू निकाल लोगे, कर लोगे कैलकुलेशन। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया बेटे। हाँ बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों ने पूछा है, ये जेई मेंस 4 सितंबर 2020 शिफ्ट 1, नहीं सॉरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास कोई बॉल है मास m की, जिसको हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर दिया है अपवर्ड विद स्पीड u, और ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन इस पे एक रेजिस्टेंस फोर्स इन्होंने बता रखी है, दैट रेजिस्टेंस फोर्स इज mkv², और तुम्हें बताना है इसका मैक्सिमम हाइट अटेन, कितना मैक्सिमम हाइट अटेन होगा। जब बॉल को तुमने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, एक तो उस पर उसका वेट mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, साथ में क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंस फोर्स बता रखा है वो लग रहा होगा। तो इस बॉल का एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड mg प्लस mkv² अपॉन m, कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, इसका एक्सेलरेशन हो गया g प्लस kv², और ये जो एक्सेलरेशन है ये तुम्हारे बॉल की स्पीड को इंक्रीज करने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। तो बॉल जा रही है अपवर्ड, फोर्सेस लग रही है डाउनवर्ड, स्पीड को डिक्रीज करने वाला है, तो एक्सेलरेशन को मैं लिख रहा हूँ माइनस dv/dt। ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन जो है स्पीड को इंक्रीज कर रहा होता तो प्लस dv/dt, अभी ये स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, माइनस dv/dt। और अब dv अपॉन g प्लस kv² इज इक्वल टू dt, साथ में यहाँ पे माइनस साइन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम शुरू में 0, फाइनल टाइम जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, एक सेकेंड, मैक्सिमम हाइट पूछी है ना इसने, तो मैक्सिमम हाइट पूछी है, इससे तो मैं टाइम निकाल दूंगा। मैं इसको dv/dt नहीं v dv/ds से रिप्लेस कर दूं, ठीक है ना, इसको v dv/ds से रिप्लेस करता हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं एक्सेलरेशन को dv/dt से रिप्लेस करूंगा इंटीग्रेट करने पे, वेलोसिटी कितने टाइम बाद जीरो होगी वो टाइम निकल जाएगा, मुझे तो हाइट बतानी है ना, कितने हाइट पर जाके वेलोसिटी जीरो होगी। तो एक्सेलरेशन को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ dv/dt से नहीं, v dv/ds से, और फिर हमारे पास रिलेशन आ जाएगा v dv अपॉन g प्लस kv² इज इक्वल टू ds। ठीक लिख रहा हूँ, और ध्यान से देखो, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 से h, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 0 से h, और वेलोसिटी इसकी u से 0। आ रही है इंटीग्रेशन की लिमिट समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या, दो एक्सप्रेशन होते हैं, सबको पता है, dv/dt और v dv/ds। मुझे यहाँ पे रिलेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में चाहिए, तो मैंने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन v dv/ds यूज कर लिया। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, राइट हैंड साइड तो बड़ा आसान है, ds का इंटीग्रेशन s लिमिट h माइनस 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करते हैं, लेट g प्लस kv² को हम मान लेते हैं, क्या मान लूँ, y मान लेता हूँ,
और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो g का डिफरेंशिएशन 0, kv स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा k तो कांस्टेंट, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पे v dv को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? v dv को यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन में किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? तो v dv बन जाएगा हमारा dy अपॉन 2k, और डिनोमिनेटर में g प्लस के वी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? y से। राइट हैंड साइड पे ds का इंटीग्रेशन तो s, लिमिट h माइनस 0 डाल के h। चलो ध्यान से देखो, पहले इंटीग्रेशन वेलोसिटी पे था तो लिमिट्स वेलोसिटी की थी। अब इंटीग्रेशन जब मैं y पे कर रहा हूँ तो मुझे लिमिट्स भी y की लेनी पड़ेगी। तो ध्यान दो, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखो, शुरू में वेलोसिटी कितनी है? u। जब वेलोसिटी u है तो ये जो मैंने y टर्म एज्यूम कर रखी है, इस y की वैल्यू क्या हो जाएगी? g प्लस के यू स्क्वायर। और ध्यान से देखो, जब वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी को 0 डालो तो एक्सप्रेशन y जिसके हम टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस y की वैल्यू g के बराबर हो जाएगी। और साथ में यहाँ पे माइनस साइन था, वो माइनस साइन। तो dy बाय y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln y, लिमिट डालोगे ln g माइनस ln g प्लस के यू स्क्वायर, और फिर बाहर जो माइनस है, माइनस को लॉग के अंदर ले जाऊंगा। तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा मेरे पास? ln g प्लस के यू स्क्वायर बाय जी। और ये जो 2k है इसको मैं राइट में ले गया तो 2kh। कैलकुलेशन फॉलो करी, dy बाय y ln y में लिमिट डाली तो ln g माइनस ln g प्लस के यू स्क्वायर, और log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, और फिर माइनस साइन को मैं log के अंदर ले जाऊंगा तो log a अपॉन b की पावर माइनस 1 log b बाई a। और फिर जो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड पे 2k बच गया था उसको राइट हैंड साइड पे ले गया तो मैं राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन 2kh। और बस अब log हटाना है, ln का मतलब log टू द बेस e, log हटाएंगे, बेस e को राइट में ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, g प्लस के यू स्क्वायर बाई जी, राइट हैंड साइड पे e की पावर 2kh। या सॉरी, हमें h ही तो निकालना था। नहीं, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? h निकालना था ना। लॉग हटाने की जरूरत ही नहीं है, लॉग तो तब हटाते हैं अगर मुझे u निकालना होता। अभी u नहीं निकालना है, मुझे h निकालना है, तो h का एक्सप्रेशन तो यहीं से आ ही चुका है मेरे पास। तो 1/2k ln g प्लस के यू स्क्वायर बाई जी। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी आंसर। ठीक है ना, एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं है, लॉग हटाने की जरूरत नहीं है। h पूछा था, h की वैल्यू आएगी हमारे पास आंसर। हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है ना, बेसिकली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना था क्वेश्चन में, और कुछ बात नहीं है। क्वेश्चन तो तुम देख रहे हो आसान सा ही था। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने पूछ रखा है ये 5 सितंबर 2020 में आया हुआ है शिफ्ट 2 के अंदर। ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास स्पेसशिप है, स्पेसशिप कुछ स्पीड v से मूव होते हुए जा रहा है, और उसके सामने कुछ रास्ते में डस्ट आ रही है, स्पेस में कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पे थे, स्टेशनरी डस्ट है। स्पेसशिप आ रही है, इनको स्वीप करते हुए जा रही है, और ये डस्ट पार्टिकल ऑब्वियसली तुम्हारी जो स्पेसशिप है उससे चिपकते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे स्पेसशिप का मास इंक्रीज हो रहा है। मास इंक्रीज हो रहा है, dm/dt तुम्हें बता रखा है, इंक्रीज मास इंक्रीज होने का रेट बता रखा है bv स्क्वायर। अब क्वेश्चन में तुमसे कहते हैं द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट बताना है। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब वो स्पीड v से मूव कर रहा है तो हमें उसका एक्सेलरेशन बताना है, और एक्सेलरेशन के हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, माइनस बी वी क्यूब, माइनस बी वी क्यूब बाई एम, माइनस 2bv क्यूब बाई एम, माइनस bv क्यूब बाई 2m। तो चलो दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल लेता हूँ dt। dt टाइम में ये तुम्हारा जो स्पेसशिप है ये कितना मास स्वीप करेगा? dm। dt टाइम में कितना मास स्वीप करेगा? dm। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारा जो स्पेसशिप है इसका किसी भी इंस्टेंट पे मैं मास मान लेता हूँ m है, इसकी स्पीड उस समय v है। ठीक है, अगले dt टाइम में ये कितना मास स्वीप करने वाला है? dm मास स्वीप करने वाला है। उस dm मास की डस्ट की इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। तो ध्यान से देखो, m मास की स्पेसशिप और dt टाइम में जो ये dm मास स्वीप करने वाला है, उस dm मास की डस्ट को मैं अपना सिस्टम मान रहा हूँ।
और ध्यान दे देखो, स्पेसशिप डस्ट पे फोर्स लगाएगी, डस्ट स्पेसशिप पे फोर्स लगाएगी, पर अगर मैं डस्ट को स्पेसशिप को अपना सिस्टम मान लूं तो दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो सिस्टम की इंटरनल फोर्स, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व। तो मैं लगाने जा रहा हूँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किसका, स्पेसशिप, और dt टाइम में जो डस्ट वो स्वीप करने वाला है उस डस्ट को अपना सिस्टम मान रहा हूँ। तो स्पेसशिप प्लस डस्ट को मैं अपना सिस्टम मान रहा हूँ। स्पेसशिप का मोमेंटम mv था, डस्ट का मोमेंटम dm इंटू जीरो, मास dm, वेलोसिटी जीरो। अगले इंस्टेंट पे तुम्हारा जो ये स्पेसशिप है इसने इसको डस्ट को स्वीप कर दिया होगा, डस्ट इससे चिपक गई, स्पेसशिप का मास हो गया m से बढ़ के m प्लस dm, और उसकी वेलोसिटी v से चेंज होके v प्लस dv। ठीक है ना, मास m से m प्लस dm हो गया, वेलोसिटी v से v प्लस dv हो गई। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या एक्सप्रेशन बन रहा है मेरे पास, तो m इंटू वी, राइट हैंड साइड पे मेरे पास आ रहा है अगेन m इंटू वी प्लस m इंटू डी वी प्लस dm इंटू वी, dm इंटू डी वी, dm इंटू डी वी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। dm वेरी स्मॉल, dv वेरी स्मॉल, उनका प्रोडक्ट तो वेरी वेरी स्मॉल, उसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। तुम देख रहे हो mv से mv भी कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया, एम डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एम इंटू वी। क्या डी वी की वैल्यू माइनस डी एम इंटू वी अपॉन एम। और अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वी बाई एम इंटू डी एम बाई डी टी। और क्वेश्चन में डी एम बाई डी टी हमें कितना बता रखा है, बी वी स्क्वायर। तो डी एम बाई डी टी को मैं बी वी स्क्वायर से रिप्लेस करूँ तो मेरे पास आ गया माइनस बी वी क्यूब अपॉन एम। ये हमारा एक्सेलरेशन, ये आंसर आया, समझ में आया कैसे किया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले तो आया कब है ये, 7 जैन 2020, शिफ्ट 2। ठीक है ना, 7 जनवरी 2020 में शिफ्ट 2 के अंदर क्वेश्चन आया था। ये क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए। क्वेश्चन के अंदर इस क्यूबिकल ब्लॉक को हमने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4। क्यूब के सेंटर ऑफ मास से बी हाइट पे हमने उस पर कोई फोर्स लगा रखी है। ठीक है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय बी बाय फॉर बॉक्स नॉट टू टॉपल बिफोर मूविंग इज। ठीक है ना, बॉक्स तुम्हारा मूव कर जाए टॉपल होने से पहले, उसके लिए इस एक्सप्रेशन की तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, तो चलो पहले तो इस ब्लॉक को हमें मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम। ठीक है ना, ब्लॉक को मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितनी हो जाएगी, म्यू एन। ठीक है ना, इस ब्लॉक का अगर मैं एफ बनाऊं तो इस पे वेट लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो ब्लॉक जब अबाउट टू मूव होगा तो तुम्हारा जो फोर्स है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, म्यू एन। और नॉर्मल, फ्लोर का नॉर्मल विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड वेट एम जी। तो कितना फोर्स हमें चाहिए होगा, म्यू इन टू एम जी, मूव कराने के लिए। ठीक है ना, और इसको टॉपल कराना है, तो टॉपल कराने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी, तो तुम ध्यान दो, फोर्स लगा रहे हो, इतनी ज्यादा फोर्स लगा दी कि ब्लॉक अबाउट टू टॉपल हो गया। तो तुम्हें मैंने रोटेशन मोशन में इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, जब ब्लॉक अबाउट टू टॉपल होगा, इसका जो ये बेस है ये फ्लोर से उठने वाला होगा। जब बेस फ्लोर से उठने वाला होगा तो कौन सा पॉइंट बेस का जो होगा जो फ्लोर के साथ कांटेक्ट में रह जाएगा, सिर्फ ये कॉर्नर वाला। जब ये ब्लॉक तुम्हारा टॉपल होने वाला होगा, इसका बेस फ्लोर से उठने वाला होगा, तो सारा का सारा नॉर्मल इस कॉर्नर वाले पॉइंट पे आ गया होगा। तो ये नॉर्मल लग रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट लग रहा होगा, और इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। खैर अभी ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, कॉर्नर वाला पॉइंट रेस्ट पे रहेगा ड्यूरिंग टॉपलिंग। इसके ऊपर अगर अबाउट में टॉर्क ले लूँ तो इसके अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, नॉर्मल का टॉर्क जीरो, फोर्स एफ का टॉर्क
कितना हो जाएगा, F इंटू बी प्लस ए बाई टू। फोर्स F का टॉर्क कितना हो जाएगा, F इंटू बी प्लस ए बाई टू। ये हाइट ए बाई टू है और ये हाइट बी है, तो फोर्स F का कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क F इंटू बी प्लस ए बाई टू इज बैलेंस्ड बाय वेट mg का टॉर्क mg इंटू ए बाई टू। तो फोर्स की वैल्यू टॉपल कराने के लिए कितनी चाहिए, mg इंटू ए बाई टू अपॉन बी प्लस ए बाई टू। और अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तुम देखो तो हम क्वेश्चन में क्या चाहते हैं, ब्लॉक मूव कर जाए स्लाइड होने से पहले, सॉरी टॉपल होने से पहले। तुम्हारा ब्लॉक यहाँ पे स्लाइड कर जाए, मूव कर जाए टॉपल होने से पहले। तो जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे, स्लाइड करने वाली फोर्स पहले अचीव होनी चाहिए या टॉपल होने वाली, स्लाइड होने वाली फोर्स पहले अचीव होनी चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, या टॉपल होने वाली। तो हम चाहते हैं क्वेश्चन में ब्लॉक मूव कर जाए टॉपल होने से पहले, तो ये फोर्स पहले आए और ये फोर्स बाद में आए। तो समझ में आ रहा है, म्यू एम जी शुड बी लेस देन mg a बाई टू अपॉन b प्लस a बाई टू। ठीक है ना, जैसे जैसे हम ब्लॉक पे फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, ब्लॉक को मूव कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो पहले अचीव होनी चाहिए और टॉपल कराने वाली फोर्स बाद में आनी चाहिए, तभी तुम्हारा ब्लॉक मूव कर जाएगा टॉपल होने से पहले। ठीक है, तो ध्यान दो, mg से mg चला गया। क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू 0.4 दे रखी है, 0.4 तुम्हारा 4/10, 4/10 2/5, a अपॉन 2b प्लस a। और अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आ रहा है 4b प्लस 2a इज लेस देन 5a। तो हमारे पास कैलकुलेशन 5a माइनस 2a 3a। तो क्वेश्चन में b बाय a की वैल्यू, b बाय a शुड बी लेस देन 3/4। और अब क्वेश्चन में b बाय a इंटू 100 क्या बन जाएगा, b बाय a को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी 100 से मल्टीप्लाई करें, 300/4, 300/4 कितना बन जाएगा, 75। तो b बाय a इंटू 100 शुड बी लेस देन 75। तो b बाय a इंटू 100 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो सकती है, 75, 75 आंसर। आया डिस्कशन समझ में आया, क्वेश्चन के अंदर ब्लॉक दे रखा है, तुम उस पर फोर्स लगा रहे हो, ब्लॉक हम चाहते हैं मूव हो जाए टॉपल होने से पहले। तो मैं देखा अगर ब्लॉक को मुझे यहाँ स्लाइड कराना है तो कितनी फोर्स चाहिए, टॉपल कराना है तो मुझे कितनी फोर्स चाहिए। अब जैसे जैसे ब्लॉक पे मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ, मुझे चाहिए ब्लॉक मूव हो टॉपल होने से पहले। तो मूव कराने वाली फोर्स पहले अचीव होनी चाहिए, टॉपल कराने वाली फोर्स उसके बाद अचीव होनी चाहिए। तो ये वाली फोर्स म्यू एम जी कम होनी चाहिए, टॉपल वाली ज्यादा होनी चाहिए। बस इसी बात को मैंने यूज किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई कैलकुलेशन समझ में आई, अच्छा क्वेश्चन था, काफी दिमाग लग रहा है इसमें। ठीक बेटा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेटा 2019 9 अप्रैल शिफ्ट 1। ठीक है ना, इसके अंदर तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, वर्टिकली अप को तुम्हें पॉजिटिव जेड डायरेक्शन मानना है। और क्वेश्चन में देखा बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप टेकन एज पॉजिटिव जेड एक्सिस फ्रॉम द ग्राउंड, द करेक्ट मोमेंटम वर्सेस हाइट डायग्राम। मोमेंटम वर्सेस हाइट डायग्राम हमने प्लॉट करना है, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुमने बॉल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, जब अपवर्ड प्रोजेक्ट किया तो इसका मोमेंटम कैसा होगा, अपवर्ड। अपवर्ड को तुमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा है तो प्लस पी। तो शुरू में हाइट कितनी है, 0, मोमेंटम कैसा है, पॉजिटिव। तो हाइट स्टार्टिंग में 0 है, मोमेंटम पॉजिटिव, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, जब ये बॉल ऊपर जाते जाते रेस्ट पे आएगी, मैक्सिमम हाइट अटेन करके रेस्ट पे आएगी, वहां पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0, हाइट हो जाएगी मैक्सिमम। मोमेंटम हो जाएगा 0, हाइट हो जाएगी मैक्सिमम। ये हमारा सेकंड पॉइंट। अब इसके बाद जब ये बॉल नीचे आएगी, इसका मोमेंटम फिर से इंक्रीज होगा, ग्राउंड पे आते आते वेलोसिटी इसकी फिर से v हो जाएगी बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
तो मोमेंटम पहले mv बाद में भी mv, पर पहले मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बाद में मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो जब ये बॉल ग्राउंड पे पहुंचेगी तो इसकी हाइट वापस से 0 हो जाएगी, मोमेंटम वापस से p होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में, ये वाला पॉइंट। तो ग्राफ को तुमने 1 से 2 और फिर 2 से 3 लेके जाना है। अब ग्राफ तुम्हें दिखा रखे हैं, स्ट्रेट लाइन दिखा रखे हैं और पैराबोला दिखा रखे हैं। तो मोमेंटम को अगर तुम हाइट से रिलेट करोगे, पहले तो मुझे बताओ, जब वेलोसिटी को तुम हाइट से रिलेट करोगे तो कैसा रिलेशन आएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है ना, तुम देख रहे हो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s है। अगर v प्रोपोर्शनल टू s होता तो मोमेंटम भी प्रोपोर्शनल टू s होता, ग्राफ होता तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। और तुम देख रहे हो यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू s नहीं, v स्क्वायर इज लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन s है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2as। तुम देख रहे हो v डिस्प्लेसमेंट से लीनियरली रिलेटेड नहीं है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। मोमेंटम m इंटू वी, वेलोसिटी को मैं मास से मल्टीप्लाई करूं, मोमेंटम आ गया ना। और मोमेंटम तुम देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट s से, हाइट s से, लीनियरली रिलेटेड नहीं है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला है, तो तुम्हें ग्राफ एक कर्व बनाना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन वाले ऑप्शन है वो गलत हो गए, कर्व वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बना अपना? तो बी और डी दोनों में ग्राफ की शेप ये है, पर एरो जो हमने मार्क किए उस एरो के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा डी ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन गलत है। आगे समझ में आया सबको? चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये 10 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इसके अंदर तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर दो ब्लॉक्स दे रखे हैं, ए और बी। ठीक है, जो किसी टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। हाँ, ए का मास बता रखा है 1 kg, बी का मास बता रखा है 3 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में 0.2, ब्लॉक 3 kg ब्लॉक और टेबल के बीच में भी 0.2। और क्वेश्चन में 3 kg वाले ब्लॉक पे हमने फोर्स लगा दी है। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन दिस 3 kg ब्लॉक सो दैट 1 kg ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर द 3 kg ब्लॉक। 1 kg और 3 kg के बीच में स्लाइडिंग ना हो। खैर, क्वेश्चन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, दो ब्लॉक वाले क्वेश्चन है, एक ब्लॉक पे फोर्स लगा रखी है, सबसे पहले क्या करना होता है हमें? सबसे पहले हमने क्या करना है? फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड। तो 3 kg और फ्लोर के बीच में तो बहुत ही आसान है। 3 kg पे राइट की तरफ फोर्स लगाइए, स्लाइडिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन इस पे लेफ्ट की तरफ लगेगा। 1 kg और 3 kg के बीच में फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए सोचो, 1 kg और 3 kg के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगता तो क्या होता? तो अगर 1 kg और 3 kg के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो फोर्स लगाने पे 3 kg वाला ब्लॉक 1 kg वाले ब्लॉक के नीचे से स्लाइड करते हुए आगे निकल जाता। अभी फ्रिक्शन है, वो देख रहा है 3 kg स्लाइड करके आगे जाना चाहता है। आगे जाने से रोकने के लिए, आगे स्लाइड होने से रोकने के लिए 3 kg पे फ्रिक्शन बैकवर्ड, उतना ही फ्रिक्शन 1 kg पे फॉरवर्ड। क्या अभी नोटिस करने वाली बात है, 3 kg वाले ब्लॉक को आगे ले जाने वाला कौन है? हमारा फोर्स। 3 kg का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? तो कितना भी हो सकता है। तुम इनफाइनाइट फोर्स लगा दोगे तो 3 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। नोटिस करने वाली बात क्वेश्चन में ये है कि 1 kg वाले ब्लॉक को आगे ले जाने वाला फ्रिक्शन है, और ये जो फ्रिक्शन Fr2 है, ये मैक्सिमम पॉसिबल कितना लग सकता है? तो ये मैक्सिमम पॉसिबल हमारा लग सकता है म्यू इंटू 1g। तो 1 kg वाले ब्लॉक को आगे ले जाने वाला जो फ्रिक्शन है Fr2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू 1g से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो 1 kg वाला जो ब्लॉक है हमारा, इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन म्यू इंटू 1g अपॉन इसका मास 1, दैट इज म्यू जी से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो तुम्हारा जो 1 kg वाला ब्लॉक है उसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन म्यू इंटू जी, म्यू 0.2 g10 कितना हो सकता है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो कितना भी हो सकता है, 1 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएं, उसके लिए तुम मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स कितनी लगा सकते हो? क्वेश्चन में वो फोर्स पूछी है, तो ध्यान दो, तुम बस इतनी फोर्स लगाओ कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जहां तुमने फोर्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी ज्यादा एक्सेलरेशन के लिए लगा दी, 1 kg और 3 kg वाले ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग हो जाएगी,
क्योंकि 1 kg वाला ब्लॉक तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन से जा ही नहीं सकता। तो 1 kg और 3 kg वाले ब्लॉक दोनों साथ साथ जाएं, उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन तुम सिस्टम का कितना रख सकते हो? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो मान लेते हैं हमने इतनी फोर्स लगा दी है कि सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, दोनों ब्लॉक जस्ट साथ साथ जा रहे हैं। इससे हल्की सी भी हमने फोर्स लगा इंक्रीज करी तो दोनों के बीच में स्लाइडिंग। कह रहा अभी दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं, दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं हो रही है, दोनों ब्लॉक को अपना सिस्टम मान लेता हूँ। 1 kg और 3 kg के बीच में लगने वाला फोर्स सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स F, ग्राउंड का फ्रिक्शन FR1, स्लाइडिंग हो रही है, ग्राउंड का फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू इनटू नॉर्मल, ग्राउंड के साथ 3 kg के बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा 3 + 1 4 kg के वेट 4g के बराबर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई F - 0.2 इंटू 4g, 40 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 8, इज इक्वल टू सिस्टम का मास 4 इंटू सिस्टम का एक्सेलरेशन 2, फोर्स कितनी आ गई हमारे पास 16 न्यूटन। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने फ्रिक्शन वाली क्लासेस में काफी कर रखे हैं, बस वही सारा चीजें तुमको रिवाइज करवाई मैंने, स्टेप्स सारे क्लियर हो गया। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम तुम लोगों ने मुझसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 30, दोनों की लैंग्वेज ऑलमोस्ट मोस्टली सिमिलर है, बट दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है मैं तुम्हें वही रियलाइज कराने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहा हूँ, जो 9 जैन 2019 शिफ्ट 2 के अंदर आया था। क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास पेंडुलम है, पेंडुलम के साथ जो तुम्हारा मास अटैच है नीचे वो 10 kg है, और तुमने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाई और इसको पेंडुलम को डेविएट करा दिया 45 डिग्री से। पेंडुलम को तुमने डेविएट करा दिया कितने एंगल से? 45 डिग्री से। और 45 डिग्री से डेविएट कराने के बाद पेंडुलम किस में आ चुका है? इक्विलिब्रियम में। तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज में बता रखा है तुम्हारे पास पेंडुलम है, नीचे ब्लॉक जो अटैच्ड है उसका मास 10 kg है, तुमने इस पर कोई फोर्स लगाई और इसको डेविएट करा दिया 45 डिग्री से, डेविएट करा दिया, और 45 डिग्री से डेविएट होने के बाद तुम्हारा जो ब्लॉक है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस क्या हो जाएंगी? बैलेंस हो जाएंगी। तो वेट 10g लग रहा है, फोर्स F लग रहा है, टेंशन T लग रहा है। ठीक है ना, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45 डिग्री। फोर्स F और 10 वेट 10g का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो टेंशन से बैलेंस हो रहा होगा। फोर्स F और वेट 10g का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो टेंशन T से बैलेंस हो रहा होगा, ब्लॉक तुम्हारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो फोर्स F और 10g का ये रिजल्टेंट है। डायग्राम से देखो, tan 45 इज इक्वल टू tan 45 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस में परपेंडिकुलर तुम्हारा F और बेस 10g। tan 45 1 हो गया, फोर्स की वैल्यू 10g के बराबर हो गई। क्वेश्चन में g कितना लेने को बोला हमें? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 इंटू जी 100 न्यूटन आंसर। ठीक है ना, कुछ आसान है। पर ऐसी ही सिमिलर लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर भी है, और तुम कह रहे हो कि उसका अंदर आंसर अलग क्यों आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में तुम्हें बताता हूँ। पहले तो क्वेश्चन नंबर 30 कौन से ईयर में आया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 आया हुआ है AI EEE में 2006 में। क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास फिर से सिमिलर सेटअप है, पेंडुलम है, पेंडुलम के साथ जो तुम्हारा ये ब्लॉक अटैच्ड है इसका मास m बता रखा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दी है, the horizontal force that is required to displace it until the string makes an angle 45 degree with the initial vertical direction। तो तुमने फोर्स लगाई है, और इतनी फोर्स लगाई है कि तुम्हारा जो पेंडुलम है बस किसी तरह 45 डिग्री से डेविएट हो जाए। तो ध्यान से देखो, ये 45 डिग्री से जब तुम्हारा डेविएट हुआ, नोटिस करो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं भी ये नहीं बता रहा कि तुम्हारी जो फाइनल पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ध्यान से देखो, जब तुम बॉडी पे फोर्स लगाओगे, तुम्हारा पेंडुलम इनिशियली कैसा था? रेस्ट पे। जब तुम उस पर फोर्स लगाओगे स्टार्टिंग में वो क्या होगा? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट होते होते बीच में एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे इस पे लगने वाली फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी।
जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन 0, उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन जैसे जैसे तुम इसको मूव करा रहे हो, फोर्स एफ की वजह से, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, फोर्स लगा दी, ब्लॉक एक्सेलरेट होता जा रहा है, डेविएट होता जा रहा है। बीच में कोई पोजीशन ऐसी आएगी जब तुम्हारा ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगी, तुम्हारी फोर्स, वेट, mg, टेंशन, तीनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ब्लॉक तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाली स्टेट पे पहुंच जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो गया, पर इस पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा ब्लॉक रास्ते में एक्सेलरेट होते होते मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर जाएगा, और उसी वेलोसिटी की वजह से, इनर्शिया की वजह से वो फर्दर आगे जाएगा। चला दिमाग चला। और टोटल कितना डिविएट हो जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग? 45 डिग्री। तो बताओ तुमने कितनी फोर्स लगाई होगी रास्ते में इसको 45 डिग्री से ये डेविएशन लाने के लिए, वो फोर्स तुमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आई? जो डिफरेंस समझ में आया तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज का। ठीक है ना, और अब मैं तुझे रियलाइज करवाता हूँ, ध्यान से देख। ये तेरी रेस्ट वाली पोजीशन, 45 डिग्री भी तेरी रेस्ट वाली पोजीशन, तो बीचों बीच क्या आई होगी तेरी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आई होगी तेरी 22.5 डिग्री पे। ठीक है ना, तो लास्ट क्वेश्चन में तुमने देखा था tan 45 डिग्री इक्वल टू, मैंने F अपॉन mg किया था, यहाँ पे tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू F अपॉन mg। तो जो तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी वो कितनी लगानी पड़ जाएगी? mg tan 22.5 डिग्री। tan 22.5 डिग्री निकालना आता है क्या? tan 22.5 डिग्री निकाल लोगे? ठीक है ना, tan 22.5 डिग्री अगर तुम्हें निकालना आता है, बस निकाल के तुमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर आंसर दे रखा है इसने, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, डी आंसर दे रखा है। तो डी आंसर कितना है हमारा? mg√2 - 1। तो tan 22.5 √2 - 1 आता है क्या? है कुछ? tan 22.5 कितना होता है? यही होता है ना। चलो, बस क्लियर हो गया, डिफरेंस समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 30 में। दोनों में पेंडुलम 45 डिग्री से डिविएट हो रहा है, और पहले वाले केस में 45 डिग्री इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जबकि सेकेंड वाले केस में तुम्हारा जो 45 डिग्री है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम बीच में 22.5 डिग्री पे आया होगा। ठीक बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो तुमने पूछा हुआ है, 10 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। इसके अंदर तुम्हारे पास कोई मॉपिंग मशीन है, जिसके पास जो मॉपिंग, तुम्हारा जो क्लोथ है, जो मॉप करने के लिए, ग्राउंड को हम मॉप करने के लिए जो क्लोथ यूज कर रहे हैं वो सर्कुलर शेप का है, सर्कुलर मॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है ना, तो तुम्हारे पास सोच कर देखो, इमेजिन करके देखो, ये जो मेरे हाथ में ये पेन है, ये तुम्हारा मॉपिंग मशीन की रॉड है, रॉड के साथ नीचे ये मॉप अटैच्ड है, और अब इस रॉड को मॉपिंग मशीन मूव करा रही है और पूरे घर में सफाई कर रही है। तो जब मॉपिंग मशीन की जो ये एक्सेल है, रॉड है, जब ये फोर्स एक्सर्ट करती है इस सर्कुलर मॉप को यहाँ पे रोटेट कराने के लिए, सफाई करने के लिए, तो ये जो फोर्स एक्सर्ट करती है, क्वेश्चन में वो फोर्स हमें एफ बता रखी है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में दे रखा है, तो मॉप अ क्लीन अ फ्लोर, अ क्लीनिंग मशीन प्रेसेस अ सर्कुलर मॉप of radius capital R vertically down with a total force F and rotates it with a constant angular speed। इसको रोटेट कराती है, रोटेट कराती जा रही है, ऊपर से फोर्स से कुछ प्रेस करके ये मॉप तुम्हारा रोटेट होता जा रहा है और नीचे सफाई होती चली जा रही है। तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करा रहा है। इफ द फोर्स F is distributed uniformly over the mop and coefficient of friction between the mop and the floor is mu, द टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन, जो मशीन है इस मॉपिंग, तुम्हारा जो ब्लेड है इसको रोटेट कराने के लिए कितनी टॉर्क लगा रही होगी, वो टॉर्क हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो चलो, इस मॉप को रोटेट कराने के लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड है उसके ऊपर हम दिमाग लगाते हैं। तो नोटिस करो, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मैं dx थिकनेस का यहाँ पे एलिमेंट ले लेता हूँ। ऑब्वियसली जब यहाँ पे मॉप रोटेट हो रहा है, नीचे ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन होगा वो उसके रोटेशन को रेजिस्ट कर रहा होगा, तो नीचे ग्राउंड का जो फ्रिक्शन फोर्स है उसी को ओवरकम करते हुए हमें इसे रोटेट कराना होगा। तो तुम्हारे जो मॉप है, देखो, इस मॉप के ऊपर मैंने सेंटर से x दूरी पे dx थिकनेस का ये एलिमेंट ले लिया। इस dx थिकनेस के एलिमेंट को जब हम रोटेट करा रहे होंगे तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा,
ठीक है ना। इसको जब हम रोटेट करा रहे होंगे इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू इंटू एन। डाउनवर्ड हमने जितना फोर्स लगा रखा होगा उस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल, तो हमने इसके ऊपर डाउनवर्ड जो प्रेस करने के लिए मशीन ने फोर्स लगा रखा है एफ लगा रखा है। कितने एरिया में फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पाई इंटू आर स्क्वेयर। तो एफ अपॉन पाई आर स्क्वेयर क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू तुम्हारे सामने जो मैंने ये एलिमेंट शेड करके दिखा रखा है इस एलिमेंट का एरिया। एलिमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, तो एलिमेंट की लेंथ है 2 पाई एक्स, एलिमेंट की थिकनेस कितनी है डी एक्स। ठीक है ना। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू एलिमेंट का एरिया, एलिमेंट पे लगने वाली फोर्स आ गई, ये फोर्स फ्लोर के नॉर्मल से बैलेंस हो रही होगी, म्यू इंटू एन फ्रिक्शन आ गया। सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन इंटू एक्स। टॉर्क चाहिए ना, मैं तो हमें क्वेश्चन में टॉर्क पूछी है मशीन की, तो फ्रिक्शन जितना टॉर्क लगा रहा होगा, पहले तो मैं फ्रिक्शन का टॉर्क निकाल रहा हूँ अबाउट सेंटर, फ्रिक्शन इंटू एक्स। सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क आ गया, जितना फ्रिक्शन का टॉर्क है उतना ही टॉर्क हमारी मशीन को लगाना पड़ रहा होगा ब्लेड को रोटेट कराने के लिए कांस्टेंट ओमेगा से। ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो, अल्फा जीरो तो नेट टॉर्क जीरो। तो जितना टॉर्क इसको रोटेट कराने के लिए मशीन लगा रही होगी उतना ही टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रहा होगा, नेट टॉर्क जीरो, अल्फा जीरो। तुम्हारे इस मॉपिंग ब्लेड के रोटेट होने की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है ना। तो जो फ्रिक्शन का टॉर्क लग रहा होगा मैं वही निकाल रहा हूँ, वही तुम्हारे मशीन का टॉर्क होगा। दोनों टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, अल्फा जीरो ओमेगा कांस्टेंट। बस अब इस एक्सप्रेशन को तुम्हें इंटीग्रेट करना है नेट टॉर्क निकालने के लिए। इंटीग्रेशन एक्स पे हो रहा है तो लिमिट्स भी एक्स की डालोगे, एक्स की लिमिट क्या डालोगे, फ्रॉम 0 to r। कर लोगे इंटीग्रेट, सारे टर्म्स कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर हमारा खाली क्या रह जाने वाला है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट डालोगे आर क्यूब बाई थ्री माइनस 0 क्यूब बाई 3। तो तुम देख रहे हो फाइनल आंसर में 1/3 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शंस, फाइनल ऑप्शन में 1/3 आने वाला है और न्यूमरेटर में 2 आने वाला है। ए आंसर बन गया। ठीक है ना, समझ में आ गया, ए आंसर, ए ऑप्शन। क्या दे रखा है, 2/3 इंटू म्यू एफ आर। हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट जो हम डिस्कस करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 जेई मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ब्लॉक है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है जो कि सरफेस वर्टिकल प्लेन में है, और सरफेस का तुम्हें कर्व की शेप दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6। तो चलो ये हमारा एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना, जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है वाई की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ग्राफ कुछ इस तुम्हारे जो कर्व होगा, तुम्हारा जो सरफेस होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है ना, तुम्हारे सामने मैंने कर्वेचर, तुम्हारे सामने जो कर्व है वो ड्रॉ करके दिखा दी है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, तुम्हारा जो ब्लॉक है और ये जो सरफेस है इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। ठीक है ना, मैक्सिमम कितने हाइट पे तुम ब्लॉक को रख सकते हो कि वो स्लिप होके नीचे ना आए। तो बताओ किसका क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम कितने हाइट पे रख सकते हो कि ब्लॉक स्लिप होके नीचे ना आए। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनते हैं क्या याद आ रहा है तुम्हें, कुछ याद आता है इसको सुन के, इस तरह का क्वेश्चन सुन के। कितने हाइट पे तुम मैक्सिमम ले जा सकते हो कि ब्लॉक तुम्हारा रेस्ट पे रहे, स्लिप होके नीचे ना आए, क्या ट्राई करना चाहिए, एंगल ऑफ रिपोज। नहीं समझे, ध्यान से देखो, इस कर्व के ऊपर तुम जैसे जैसे मूव करते जा रहे हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा जो एक कर्व सरफेस है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे तुम इस ब्लॉक को उठा के ऊपर ले जाते जा रहे हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो गया, वो लिमिटिंग केस। उसके बाद तुमने इस ब्लॉक को हल्का सा भी और ऊपर मूव कराया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो जाएगा, ब्लॉक स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू याद है सबको, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज है तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स। तुम्हारे पास जो ये ग्राफ है, ये रास्ता है, कर्व है, इसका स्लोप tan थीटा में किससे मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स से।
तो बस dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² अपॉन 6, क्या आ गया अपने पास? x² बाई 2। और ये स्लोप dy बाई डी एक्स हमें म्यू के बराबर, क्वेश्चन में म्यू हमें 0.5 बता रखा है, 0.5 1/2, 0.5 1/2, x² बाई 2 इक्वल टू 1/2, x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आ गया। और जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है वहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा? डालो x कोऑर्डिनेट को 1 तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा वहाँ पे? 1/6। तो तुम्हारे ब्लॉक की मैक्सिमम हाइट को तुम क्या ले जा सकते हो? 1/6 मीटर। 1/6 मीटर ए आंसर। आया समझ में? आया सबको? ठीक है ना? एंगल ऑफ रीपॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज तुम अपना काम बढ़ाओगे। ठीक है, डन है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो तुमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का मुझसे पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 28। ये तुम्हारा AIEEE 2010 में आया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे सामने दो इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करके दिखा रखे हैं। पहला इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, दूसरा इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। दोनों के ऊपर हमने ब्लॉक्स रख दिए हैं, यहाँ पे ब्लॉक ए, यहाँ पे ब्लॉक बी। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन सरफेस है, तो दोनों जब सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो ब्लॉक स्लाइड करके डाउन द इंक्लाइन आएंगे। इसका एक्सेलरेशन होगा g sin 60, g sin थीटा। इसका एक्सेलरेशन होगा g sin 30। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर प्लेस्ड ऑन द टू प्लेन्स, व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बताना है बी पे बैठ के। तो बी पे बैठ जाओगे, तुम्हें क्या लगेगा? हम तो रेस्ट पे हैं, हमारे में जो एक्सेलरेशन है वही हमें ए में फील होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कितना? g sin 30। ठीक है ना? अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो देखो तुम इन दोनों का वेक्टर सम करना है। तो ध्यान दो, ये जो g sin 30 एक्सेलरेशन था ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे था? हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे था? 30 डिग्री। ए के अंदर जो ये हमने एक्सेलरेशन बी का उल्टा करके लगाया रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए, ये g sin 30 जो हमारा एक्सेलरेशन है ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, और जो g sin 60 हमारा एक्सेलरेशन था ऑलरेडी ए में, वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। ठीक है ना? चलो मुझे बताओ ये एंगल कितना है? ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा बीच में? ये एंगल 90, ये एंगल 30, ये एंगल 60, तो ये एंगल भी 30। तो g sin 60 और g sin 30 इन दोनों का वेक्टर सम करना है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 30 + 90 + 30 कितना हो गया? 150। दो वेक्टर का वेक्टर सम करना है, बीच में एंगल 150। कर लोगे वेक्टर सम? ठीक है ना? या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगा लो। g sin 30 का x कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? g sin 30 g/2 का cos 30 √3/2। इसका y कॉम्पोनेंट g/2 g sin 30 का तुम्हारा sin 30 1/2। और ऐसे g sin 60 के मैं कॉम्पोनेंट्स कर लूं तो g sin 60 cos 30, g sin 60 cos 30 √3/2। और ऐसे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट g sin 60 का cos 60 √3/2, g का cos 60 1/2। तुम देख रहे हो ये दोनों कंपोनेंट हमारे कैंसिल आउट हो गए। नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन जो आ रहा है दोनों का वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, दिस माइनस दिस। कितना आ रहा है? g पूरे में g/4 पूरे में से कॉमन, यहाँ पे डाउनवर्ड √3, अपवर्ड 1 √3 - 1, सॉरी √3 × √3 3 हो जाएगा ना? कितना आ गया? 3 - 1 2/4 g/2 आ गया। आई कैलकुलेशन फॉलो करी क्या? मैं कुछ चीज़ें अपने दिमाग में करता चला गया।
ठीक है ना। तो वेक्टर्स को मैंने, या तो तुम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर लो, पर बीच में एंगल 150 डिग्री आ रहा था, मुझे लगा शायद कैलकुलेशन कुछ अजीब सी ना हो जाए, इसलिए मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगा दिया। जी साइन थीटा का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, जी साइन 60 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल आउट हो गए, वर्टिकल वालों का जब मैंने डिफरेंस लिया तो 3g/4 g/4, 3g/4 माइनस g/4 g/2, 4.9 आंसर। तो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डी ऑप्शन 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। आगे समझ में आ गया? ठीक है ना, वेक्टर का क्वेश्चन था, तुम देख रहे हो आगे न्यूटन लॉस का तो कुछ खास कॉन्सेप्ट था नहीं इसके अंदर। चलो, तुम्हें ये क्वेश्चन पूछे थे, हो गए डिस्कस, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।